अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो, आज बड़ी अहम खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो मौज़ूआत हैं आज के, उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को रात को ब्रीफिंग दी गई कि ये मुल्क नहीं चल सकता। फिर इमरान खान साहब की ज़रूरत कैसे है। ऊपर से एक नया गोरखधंधा बन गया कि एक तरफ डॉलर हैं, दूसरी जानिब इज़्ज़त है, और फिर गज़ा फ़ौज भेजने का जो मामला है ये क्या है। धांधली जज खा गई और पाकिस्तान के अंदर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया कि मुल्क के अंदर डॉक्टरों की किल्लत कैसे है, ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मुल्क नहीं चल रहा, और ये बात वज़ीर ख़जाना ने एहसन इकबाल साहब ने और बाकी जो थिंक टैंक हैं मैशत के हवाले से, जिसमें रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान शामिल हैं, उन्होंने ये ब्रीफ करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कह दिया है कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो नहीं चलेगी। जब उन्होंने पूछा कि इसका हल क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, साहिबो इसके ऊपर मुझे बड़ी मुफस्सल बात करनी पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दोबारा से बयान कर दूँ। देखिए, आम सी बात है कि जब किसी भी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो उस मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। कोई जेल में है, किसी को पकड़ा जा रहा है, कोई प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, कहीं गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है, किसी को इस्तिस्ना मिल रही है, सनदकार जो हैं वो भाग रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ आपको FIA के डायरेक्टर ने जो ब्रीफिंग दी थी, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई थी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर से 85 लाख लोग जो हैं, 8.5 मिलियन अफराद 2000 साल 25 जो ये चल रहा है, जिसको ख़त्म होने में आज 12 दिन बाकी हैं, वो लोग जो हैं इस मुल्क को छोड़ चुके हैं। तो साहिबो, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या खासकर बरतानिया आना हो तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपए लगते हैं आपको रुपीस में। दुबई में भी जाना हो या सऊदी अरेबिया में भी तो 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं। आप इमेजिन करें कि 1 करोड़ को छोड़ दें, आप 85 लाख को 50 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बड़ी रकम जो थी उस मुल्क के अंदर से निकली। यहाँ पे किया तो वो आए ना। और फिर जब इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग उस मुल्क को छोड़ देंगे तो फिर उस मुल्क का तो दिवालिया निकलेगा, वो मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा। फिर हमें मुताजी है जंगों की, जंग होनी चाहिए, डॉलर आएंगे, IMF कर्जा देगा, IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए आपको जो है वो महंगाई करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ेगा, उसका बोझ बराह रास्त जो है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। यहाँ ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है कि साहिबो, ये दुनिया की वाहिद रियासत बन गई माज़रत के साथ कि जो अपने ही शहरी को दूसरे मुल्क जाने से रोक रही है। क्यों? पैसे उसने उधार पकड़ के इकट्ठे किए, वीज़ा उसको दूसरे मुल्क ने दिया, वीज़ा हो जाने के बावजूद, टिकट हो जाने के बावजूद उसे बस एयरपोर्ट से गुज़र के जहाज़ में बैठना है और अपने असूल रोज़गार के लिए बैरूनी दुनिया में जाना है। लेकिन उसे रोक लिया जाता है। क्यों? कि अब लोगों को बैरून मुल्क भी जाने से रोका जा रहा है कि पहले से 85 लाख साल 2025 में चले गए हैं, 7 लाख या मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो पिछले साल 2024 में गए, 2023 में गए, और इसी तरह से ये फिगर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बेशुमार ममालिक जो हैं उन्होंने पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों से कम UK की 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप स्टूडेंट जो हैं वो दाखिला नहीं ले सकते और पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। वहीं पे अब जो फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, उसमें कहा गया कि मुल्क नहीं चल सकता, और इसके ना चलने की वजूहात ये हैं। एक तो 500 अरब से ज़ायद पिछले 4 माह में मज़ीद जो एक्सपोर्ट थी हमारी कम हो गई है, इफ़रात ज़र जो है वो बढ़ चुका है, मैशत कमज़ोर हो चुकी है, 95 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं जिनके पास रोज़गार था। और ये जो सूरत हाल है, इसमें अगर आपने IMF के प्रोग्राम को छोड़ना है माज़रत, और अपने लिए कुछ करना है, तो ज़ाहिर है उसके लिए बताया गया फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म को कि हमें 2 सालों के लिए 6300 अरब रुपया या डॉलर हमें चाहिए। IMF का कर्जा भी वापस करना है, उसके ऊपर सूद भी वापस देना है, और ख़ुद से जब तक मुल्क के अंदर से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ जाती और इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो, सनतें जो हैं वो काम नहीं करती,
تاجروں کو اور کسانوں کو ریلیف نہیں دیا جاتا. ریلیف کیا ہے؟ صنعت کار کو 50% بجلی سستی کر دیں. بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح آپ کی صنعت جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے چونکہ آپ کا جو پہلے سے خسارہ ہے وہ بہت بڑا ہے. پیٹرول مہنگا کر کے، ڈیزل مہنگا کر کے، اشیاء خوردنوش کے اوپر ٹیکسز لگا کے آپ گزر اوقات کر رہے ہیں. تو چین کی طرف بھی آپ نہیں جا سکتے. تو لہٰذا انہیں یہ بتایا گیا کہ جب تک ہم ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں لے کے آتے اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ ایک ریڑھی بان کو بھی پتہ ہے. میں نے تو خود اکنامکس پڑھی اور اوپر سے صحافی ٹھہرے، تو عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ جس ملک کے اندر افراتفری ہو وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اب یہ ملک چل کیسے رہا ہے؟ ایک تو ڈالر کو جو ہے وہ منجمد کر کے رکھا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے، جب چھوڑیں گے تو شوٹ کر جائے گا. دوسرا یہ جو ہم اوورسیز لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم ریمیٹنس بیچتے ہیں جس سے جو معیشت ہے کسی حد تک بہتر ہے. 3% جو ہے وہ جی ڈی پی پہ کھڑے ہیں. کم از کم ہمیں 6 چاہیے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تھی. تو اس میں بند گلی میں چلی گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اوپر سے ایک نیا ماز کھڑا ہو چکا. وہ ماز یہ ہے کہ ایک طرف ڈالر آئیں گے تو بات بنے گی اور دوسری طرف عزت رہے گی تو بات بنے گی. یہ معاملہ ہے غزہ فوج بھیجنے کا. اب لگتا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری فوج ہے، وہ کسی صورت اپنی فوج کو وہاں نہیں بھیجے گی. حتیٰ کہ سعودی عربیہ کے ذریعے بھی نہیں بھیجے گی، چونکہ اس کا ہیڈ آفس تو صاحب ہوگا اسرائیل کے اندر. اسے ڈیل تو وہ کریں گے. اب یہ جو سمٹ ہوئی تھی، کنفرنس ہوئی تھی قطر کے اندر دوحہ کے مقام کے اوپر، جو امریکہ نے اور اسرائیل نے بلائی تھی، اس میں 70 ممالک کو انویٹیشن دی گئی. 50 نے دعوت قبول کی، 19 نے حامی بھری. حتمی فیصلہ 9 ممالک نے کیا کہ ہم اپنی فوج جو ہے وہ وہاں پہ دیں گے. ترکی کو نظر انداز کیا گیا. اب مسلمان ممالک سعودی عربیہ اور دبئی جو ہیں وہ اپنی چیزیں وہاں پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا. جب پاکستان انکار کرے گا تو صاحب و پاکستان کے اوپر مشکلات آئیں گی. جب مشکلات آئیں گی تو ہمیں ایک قوم بن کے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تب کوئی عمران خان، کوئی اڈیالہ، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی نون لیگ، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی برائیوں اور عدلیہ یاد نہیں کریں گے. کیوں؟ جب ایسی صورتحال ہوگی تو ہمیں یکجا ہونا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے اپنے سروائیول کے لیے. لیکن یہ جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا. لیکن اب طاہر اشرفی صاحب جیسا بندہ یہ کہے کہ ہم فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو مروانے کے لیے فوج نہیں بھیجیں گے، بھلے فوج کے کہنے کے اوپر وہ بیان دے رہے ہیں، لیکن یہی بات کوئی اور مولوی کہے تو اس کی تو حیثیت ہو سکتی ہے. یا تو بندہ بدلیں یا خود آ کے ڈی جی ایس پی آر سب پریس کانفرنس کریں کہ ہم وہاں پہ فوج نہیں بھیج رہے، اور یہ بھیجنے سے بڑا نقصان ہوگا اور نہ بھیجنے سے بھی بڑا نقصان ہوگا. اب عزت اور ڈالر کا مقابلہ ہے. کس میں؟ فوج غزہ بھیجنے میں، اور حماس اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے اصول کے لیے، اور کس؟ اسرائیل اور امریکہ کے امبریلے کے انڈر. آپ نے تو وعدے، ارادے اور نیتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کی تھی، امریکنز تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. وہ فری لنچ کبھی بھی نہیں دیا کرتے. تو یہ تو ہم دیکھیں گے رائٹرز کی جو سٹوری تھی اس کے مطابق فیلڈ مارشل جائیں گے وہاں، کیا کہیں گے، کیا صورتحال پیدا ہوگی. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ ڈالر اور عزت کا مقابلہ کیسے ہے. صاحب و پاکستان کی معیشت کا انحصار ہمیشہ جنگوں کے اوپر رہا ہے. چاہے افغانستان کی جنگ ہو، چاہے رشیا اور افغانستان کی جنگ ہو، چاہے آپ نے ضرب عضب کرنا ہو، چاہے طالبان کو کچلنا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو. تو جب تک ہم جنگ و جدل میں نہیں رہیں گے، کسی ملک کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، کسی کے اہلکار نہیں بنیں گے، ملک کے اندر ڈالر نہیں آئیں گے. اب مشرف صاحب کے دور میں خوشحالی کیوں تھی؟ 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد افغانستان کی وار چل رہی تھی. ہم نے اڈے دی اور بدلے میں ڈالر مل رہے تھے. ہم نے اپنے بندے ان کے حوالے کیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت، اور ہمیں ڈالر مل رہے تھے. ہم نے اسامہ بن لادن کے نام کے اوپر اپنے ہی پاکستان کے اندر آپریشن کرنے دیا، تب تک ہمیں ڈالر مل رہے تھے. تو لہٰذا جب تک جنگ نہیں ہوگی، ڈالر نہیں آئے گا اور ڈالر بند ہو جائے گا تو ایسے ہی بریفنگ دی جائے گی کہ آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہماری حکومت نہیں چل سکتی. تو جب آپ پھنس چکے ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اس میں حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کل جیسے قومی کانفرنس کے نام کے اوپر پی ٹی آئی کانفرنس کرنے جا رہی ہے کے پی ہاؤس میں. اب میں اس کو قومی کانفرنس کا نام اس لیے نہیں دے سکتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو لینے سے پی ٹی آئی نے انکار کیا، ان کا ذاتی فیصلہ ہے. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا ان دونوں کی پارٹیوں کے نمائندوں کو. اس کے اندر وہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی نے لچک تو دکھا دی،
PTI मफाहमत की तरफ जाएगी या मुज़ाहमत की तरफ जाएगी? अमेरिका को जब इनकार करेंगे तो फिर प्रेशर आएगा। क्यों? इजराइल, भारत और अमेरिका मिल के पाकिस्तान को जहाँ पे उनके खिलाफ मीडिया के ऊपर महाज खड़ा करेंगे, ब्लैकमेलिंग होगी, वहीं पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें कौम बनने की ज़रूरत है। अब कौम बनने के लिए किसी जज को फारग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जेल रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस करवाएं जो हुकूमत बुलाए, उसमें इस्टेब्लिशमेंट, उसमें सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे बैठें और आगे बढ़ें और इसका हल तलाश किया जाए। जब हम एक कौम बन जाएंगे, मुल्क, कौम और मज़हब की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो कोई अमेरिका हो, 9/11 भी तो हुआ था ना, अफ़गानिस्तान की वॉर में भी तो गए थे, भले उस वक्त एक डिक्टेटर थे, तो हमने मुकाबला कर लिया था। तो लिहाजा जब हम खुद एक और नेक नहीं होंगे, उस वक्त तक ना तो कोई इनकार करने की पोजीशन में है, ना कुछ और कर सकते हैं, बल्कि हम ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि अगर अमेरिका के चुंगल से बाहर निकलें तो फिर चाइना के साथ दोस्ती फिर से बढ़ानी पड़ेगी, रशिया के साथ मिलना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्वाइवल हो सकते हैं। अमेरिका हमें यूज़ एंड अब्यूज़ करता है शुरू दिन से। तो हमें अगर अमेरिका के चुंगल से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से बाहर निकलना है, अपने ऊपर कंडीशंस नहीं लगवानी, मुल्क की मैशत ठीक करनी है, हमने बैंकक्रप्ट नहीं होना, डिफ़ॉल्ट नहीं होना, तो उसके लिए हमें आपस में मिल बैठ के चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि 20 और 21 की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है KP हाउस में, उसके अंदर किस तरह की चीज़ों को सामने लाया जाएगा। लेकिन ये तय है अब तक कि हमें लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली ये जो ISF बनी है उसके अंदर इजराइल और अमेरिका के कहने के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर किसी भी सूरत अपनी फ़ौज को अपने ही मुसलमानों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल की मदद और अमेरिका की मदद के असूल के लिए नहीं भेजेंगे। तो इसी दौरान आप देखें कि इमरान खान साहब की ज़रूरत कैसे है। मुल्क की 70-80% आबादी जो है वो इमरान खान साहब को पसंद करती है। लोग वोट भी उनको देते हैं, दिल भी उनको दे चुके हैं, पसंद भी उन्हीं को करते हैं। तो जब आप उनकी राय, उन्हें किसी भी अमल के अंदर शामिल नहीं करेंगे, उल्टा जेल के अंदर रख के कुचलने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये चीज़ें बिगड़ती रहेंगी। तो खान साहब की ज़रूरत आपको पहले भी थी, अब भी है और आइंदा भी रहेगी। क्यों? कि उनके साथ अवाम की मर्ज़ी और मंशा शामिल है। और जब भी कोई मुल्क जो है उसकी अवाम उस इदारे के साथ, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे एक सियासी लीडर हो या सियासी जमात हो, अवाम की हमायत जिसे हासिल नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकेगा, और जिसे हासिल होगी वो बहुत कुछ करेगा। तो लिहाजा खान साहब की ज़रूरत हमेशा थी और हमेशा रहेगी जब तक वो ज़िंदा हैं, और जेल में रखना हल नहीं है। अब यहाँ पे एक बयान, बड़ा मनी खेज़ बयान नदीम अफजल चंद साहब ने दिया, और इनकी 4 लाइनें हैं, बड़ी भागोर आपने सुननी है। और ये बिल्कुल मैं ऐनी शाहिद हूँ इन चीज़ों का, ये जो कुछ कह रहे हैं। कहते हैं कि असल में इमरान खान की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं बल्कि वो माफिया कर रही थी। यानी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब नदीम अफजल चंद साहब उनके साथ थे, वो कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट इमरान खान नहीं, उनकी हुकूमत नहीं, बल्कि वो माफिया कर रही थी, जिसको इमरान खान पाकिस्तान के कानून और आइन के नीचे लाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो मज़ीद कहते हैं कि और जिनके ज़ाती मफाद को इमरान खान ने ख़तरे में डाल दिया था, वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। क्यों? मैं उसकी 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। जंगीर तरीन चीनी माफिया का स्कैंडल सामने आया, खान साहब ने कहा भले मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरी ATM मशीन ही सही, हम इसका दिफा नहीं करेंगे, जो भी केस है उसका ट्रायल होना चाहिए। फिर लोग इतवार बाज़ारों में, गली मोहल्लों में जाके सहाफ़ी चीखते थे, चिल्लाते थे बड़ी महंगाई होगी, हालांकि ऊपर से कोविड भी था। आज ना सिर्फ वो बातें जो हैं वो खामोश हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उस अरसे में जब खान साहब ने लंगर खाने खोले, लोगों को 1 वक्त और 2 वक्त का खाना देना शुरू किया, खान साहब ने अपनी कॉन्फ्रेंस करवा दी सीरतुल नबी, खान साहब ग्रास रूट लेवल से कुछ चीज़ें करना चाह रहे थे। तो ये वो बात थी जिससे आवाम के पेट में रोटी आती, उनका फिर दिमाग काम करता, लोगों को तालीम देते, लोगों को शऊर आता, दीनी तालीम वो सीखते। तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस निज़ाम के लिए ख़तरा था। तो लिहाजा वो अपने बड़े ताजरों को खुद कह रहे थे कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये हुकूमत नाकाम हो। लेकिन खान साहब उसके बावजूद कामयाब बना के सिस्टम को 6% के ऊपर GDP था,
इस दौर में मैं यूरोप के अंदर बैठे हुए हर उस शख्स से एक सवाल पूछता हूँ, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आप कहाँ से इस बात का जवाब दे रहे हैं। क्या आज आपको कोई 1 करोड़ रुपए का घर या प्लॉट 50 लाख में दे तो क्या आप उसके बावजूद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेंगे या वो मकान लेंगे जो 50% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है? नहीं लेंगे तो वजह भी साथ में बताइएगा, और अगर लेंगे तो हाँ ज़रूर लिखिएगा। इसकी वजह क्या है? वहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं लोग, जिन्होंने आज से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपए का घर लिया था या प्लॉट लिया था, उसकी वैल्यू 60 लाख 50 लाख हो चुकी है। तो आप पाउंड और डॉलर्स में और दिरहम और रियाल में जो चीज़ें आपने ली थी, अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त 10,000 पाउंड लगाया था, तो अब उसी चीज़ की वैल्यू 20,000 पाउंड या 15,000 पाउंड होने के बजाय वो उल्टा 7 और 6 और 5,000 पाउंड के ऊपर आ चुकी है। तो रुपीस में भी उसमें कमी और पाउंड के अंदर भी और डॉलर के अंदर भी नीचे आ चुकी है। तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो खान साहब का ही दौर था कि जब लोग जो हैं अपनी लीडरशिप को काबिल एतमाद समझते हुए मुल्क बेहतरी की तरफ जाता हुए देख के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो लिहाजा ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और चीज़ें करें, और जो वज़ीर आज़म अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देता है उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब ये सियासी अदम इस्तेकाम आप ख़त्म करेंगे तो मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। बसूरत दीगर ना तो IMF के चुंगल से आप आज़ाद हो सकते हैं, ना अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से आपकी जान छूट सकती है। तो ये ज़रूरी है कि ये कुछ चीज़ें की जाएं। और फिर आप देखिए कि धांधली जज खा गई। अब देखें ये जो जज साहब हैं ये कैसी कैसी पोजीशनों के ऊपर रहे और 3 हलकों को खोलने की क्या बात की। इमरान खान साहब को 2-3 केसों के अंदर रिलीफ क्या दे दिया कि ये जज जो थे उन्हें 3 हलकों की धांधली खा गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल शुदा जज तारक महमूद जंगीरी को सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। काम पूरा हो गया, आप अपील भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये वही वकील हैं जब वकील थे तो डिग्री दुरुस्त थी, डेप्टी प्रोसिक्यूटर बने तो डिग्री बिल्कुल दुरुस्त थी, डेप्टी अटॉर्नी जनरल रहे तो डिग्री बिल्कुल सही थी, एडवोकेट जनरल रहे तो डिग्री तब भी दुरुस्त थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज क्या बने तब भी डिग्री दुरुस्त थी। मगर जैसे ही इस्लामाबाद के 3 कौमी हलकों के फार्म 45 खोलने की बात हुई तो अचानक डिग्री जाली हो गई। क्यों हुई? ये अगर इनके कहने के ऊपर फार्म 45 तमाम हलकों से तारक फजल चौधरी, वो अकील और दीगर लोग अगर ये ले आते तो पता चल जाना था कि शोएब शाहीन जीते हैं या तारक फजल चौधरी जीते हैं या कौन जीता है और कौन आ रहा है। तो लिहाजा इनका मुंह बंद करने के लिए जज साहब को ही फारिग कर दिया गया, जबकि वहाँ से स्टेटमेंट आ गया कि इनकी डिग्री असली है, इन्होंने कोई नकल नहीं लगाई, इम्तिहान में भी खुद बैठे थे। तो उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ अच्छी खबर यह है कि सुराब बरकत साहब की जो है वो ज़मानत मंजूर हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सहाफ़ी सुराब बरकत की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। वक्त की किल्लत है, बासूरत दीगर आपसे मज़ीद भी बातें करते, चंद खबरें रह गई हैं तो कल के एपिसोड के अंदर उनके ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।